हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं अतीक और अशरफ की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाने वाला हूं और जो इस वारदात के पीछे का सच है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आरोपियों से जो पूछताछ हुई है, आरोपियों ने क्या कुछ कहा है, किसका नाम लिया है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, इस वीडियो में पूरी सच्चाई आज आप तक एक एक सच पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों 6 ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब भी आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे पहलू हैं इस तफ्तीश के। पहला जो पहलू है दोस्तों, पहला जो सवाल है जहन में आता होगा आप सभी के कि ये जो हमलावर हैं ये आखिर एक जगह इकट्ठा कैसे हुए, यानी प्रयागराज कैसे आए। तीनों आरोपियों के नाम कुछ इस तरह से हैं। पहले जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है लवलेश तिवारी और दूसरे का मोहित उर्फ सनी और तीसरे आरोपी का नाम है अरुण मौर्य। तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है और जो सनी है वो हमीरपुर ज़िले का रहने वाला है, जबकि तीसरा जो आरोपी है अरुण मौर्य वो कासगंज ज़िले का रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, तीनों ज़िले अलग अलग हैं, इनकी विचारधारा तो एक लग रही है, लेकिन ये प्रयागराज उस समय इकट्ठा कैसे हुए ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इन तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि ये बहुत बड़ा माफिया बनना चाहते थे। सोचिए, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और ये तीनों कह रहे हैं कि हम भाई छोटे मोटे अपराधी थे और हम बड़ा माफिया बनना चाहते थे। ये तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं और वो माफिया से नफरत करते हैं, तब ये तीनों माफिया बनना चाहते थे। खैर बढ़ते हैं अब अपने दूसरे सबसे बड़े पहलू पर। दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल है कि जो हथियार थे वो महंगे भी थे, खतरनाक भी थे, विदेशी थे, वो इनके पास तक पहुँचे कैसे। ये दिखने में तो बड़े मामूली से लगते हैं, लेकिन इनके पास इतने विदेशी हथियार आए कहाँ से। दोस्तों ये पिस्टल आप देखिए, कहा जाता है इस पिस्टल की जो कीमत है 6 से 7 लाख रुपए है। बड़ी बात ये, भारत में इस पर प्रतिबंधित हथियार है, भारत में इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। उसके बावजूद इस पिस्टल का मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इन नए उम्र के लड़कों के पास इतने खतरनाक हथियार आए कैसे, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और लोकल सपोर्ट आखिर इन्हें मिला कैसे। तो ये हमलावर दोस्तों, ये हमलावर पत्रकार के वेश में आए थे, पत्रकार के वेश में आए थे। लगता है इनको गोदी मीडिया से कोई ट्रेनिंग मिली होगी। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। इनके पास जो चीज़ें मिली हैं वो कई सारे सवाल खड़े करती हैं। अब आपको पता है कि एक पत्रकार रिपोर्टर के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसका आई कार्ड होता है, उसके पास एक कैमरा होता है, उसके पास एक माइक होता है। और दोस्तों बड़ी बात देखिए यहाँ संदिग्ध क्या लग रही है, ना तो माइक सही था, ना तो आई कार्ड सही था, ना तो कैमरा सही था, यानी तीनों चीज़ें डमी थीं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। और इनको जो सपोर्ट मिला उस पर भी सवाल ये है कि आखिर ये तीनों जब अलग अलग ज़िलों के थे तो प्रयागराज में कैसे पहुँचे और एक ही होटल में कैसे पहुँचे, ये भी बड़ा सवाल है। और दोस्तों एक चीज़ और, जो बाइक मिली है, बाइक मौकाए वारदात पर जो बाइक मिली है वो पूरी तरह से कहा जा रहा है कि उसके मालिक का अता पता कुछ भी नहीं है, यानी मालिक का अता पता बिल्कुल स्पष्ट नहीं लग रहा है। मामला बिल्कुल संदिग्ध लग रहा है हत्या के लिए। और बड़ा सवाल यह है कि हत्या के लिए इनके पास लाखों रुपए कहाँ से आए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि आखिर हमलावरों ने वारदात के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, ये सोचिए आप। इस पे बहुत बड़ी साजिश लग रही है। आपको पता है जिस तरीके से इन्होंने 15 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग की है और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए हैं, तो आपको क्या लगता है इनको कहीं ना कहीं पूरी एक ट्रेनिंग दी गई होगी कि ऐसे ऐसे जाके कर लेना, उसके बाद पुलिस तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि आजकल धार्मिक नारे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी साजिश के मोहरे भर हैं ये और इन्हें यहाँ पर पढ़ा लिखा कर भेजा गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई ना कोई इन्हें चला ज़रूर रहा था। एक चीज़ और, एक बड़ा सवाल दोस्तों ये भी है कि वारदात के बाद इन्होंने पेशेवर तरीके से सरेंडर किया। सोचिए, बहुत सारे सवाल हैं, ये कहीं ना कहीं मोहरे हैं, मास्टरमाइंड कहीं और बैठा है। दोस्तों पुलिस से अतीक और अशरफ घिरे हुए थे, उसके बाद ये मारने के बाद उन दोनों को हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, यानी जैसे एक पेशेवर अपराधी मुजरिम करता है वैसे ये लोग करते हैं। वो भी
इसमें भी बड़ी साजिश की बू आ रही है। इसके पीछे किसी शातिर दिमाग का भी हाथ हो सकता है। किसी पुराने अपराधी का दिमाग तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, कि हमले के लिए कब कब और कैसे कैसे रेकी की। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद से ही तीनों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। जैसे रिमांड पर जब से अतीक और अशरफ को लिया गया उसके बाद से इन तीनों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और देखिए एक चीज़ और, जब अस्पताल ले जाया गया था अतीक अशरफ को, तो वहाँ पे जाहिर तौर पर कि जो पुलिस सुरक्षा थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। इनको लग रहा था कि ये तीनों उन दोनों को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। और ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर क्या इनको कोई पढ़ा लिखा कर यहाँ भेजा था कि तुम लोग इसी वक्त पर ही जाना तभी तुम्हारा टारगेट पूरा होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो 6 प्रश्न हमने आपके सामने रखे, जब तक इसके जवाब नहीं मिल जाते तब तक इसका पूरा सच नहीं सामने आ पाएगा। हालांकि आयोग बनेगी, रिपोर्ट आएगी, कब आएगी वो अपने आप में जानते हैं कि कोई आयोग बनता है, कोई कमीशन, कोई कमेटी बनती है, तो उसकी रिपोर्ट कब आती है ये हम देखते हैं। और उसके बाद लोग भूल भी जाएंगे कि कोई अतीक भी था। तो कुल मिलाकर जहाँ पे कहा गया है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वहीं पर ये तीनों बदमाश माफिया बनना चाहते थे अतीक अशरफ को मारकर। दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश है। हमने आपको कहा ना कि ये जो बाइक का फर्जी है, माइक आईडी, कैमरा, आई कार्ड, विदेशी हथियार कहाँ से आए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे मिला, ये सारे सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी है जानना। तभी सच सामने आ पाएगा, नहीं तो सारे सच को दबा दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है, क्या ये सच सामने आ पाएगा? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।